आज रशिया का झंडा ऐसा दिखता है, पर दिसंबर 1991 से पहले रशिया सोवियत यूनियन का हिस्सा था और सोवियत यूनियन का फ्लैग ऐसा दिखता था। इस फ्लैग को कॉमनली हैमर एंड सिकल फ्लैग कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक हैमर यानी हथौड़ा है और सिकल यानी हंसिया या दराती है। हालांकि ये फ्लैग सोवियत यूनियन का था, पर उसके बाद से जब भी दुनिया में कम्युनिज्म की बात होती है तो जनरली ये चिन्ह, ये फ्लैग आपको कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं नजर आएगा। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि कैसे ये हैमर एंड सिकल सोवियत यूनियन का झंडा बना और उसके बाद क्यों लोग इस चिन्ह को कम्युनिज्म के साथ जोड़ने लगे। कहानी शुरू होती है मार्च 1917 से। इसके पहले रशिया के अंदर मोनार्की थी यानी राजाओं का राज था और उस समय इसको रशियन एम्पायर कहते थे। पर फिर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और उसमें रशिया ऑन पावर्स के अंदर था, जिसके अंदर मेनली जो एलाइज थे वो था फ्रांस, ब्रिटेन, बाद में अमेरिका भी आ गया और रशियन एम्पायर। और ये लड़ रहे थे सेंट्रल पावर्स के अगेंस्ट, जिनके मेन कंट्रीज थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग से ही रशियन एम्पायर जर्मन्स के कंपैरिजन में बहुत ही बैकफुट पे था। वो ईस्टर्न फ्रंट पे जर्मन्स को पीछे नहीं धकेल पा रहे थे और जैसे जैसे वॉर आगे गुजरा, जब साल 1917 आया तब तक रशियन सोल्जर्स की हालत ईस्टर्न फ्रंट पे बहुत ही खराब हो चुकी थी। पर यह बात थी रशियन सोल्जर्स की जो फ्रंट पे थे। रशिया की इंटरनल हालत भी उस समय बहुत खराब हो चुकी थी। जो नॉर्मल लोग थे, जो सिविलियंस थे, वर्कर्स थे, पेजेंट्स थे, लेबरर्स थे, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था। जो हर दिन ब्रेड की लाइन लगती थी उसमें इतने लोग खड़े होते थे कि कितने लोगों को खाने के लिए मिलता ही नहीं था दिन भर में। इसी वजह से वहां की जनता अपनी मोनार्की के अगेंस्ट यानी अपने राजा के अगेंस्ट बहुत ज्यादा नाखुश थे। और ध्यान रखिए कि ये जो इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत थी ये सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हुई थी, पहले से भी रशियन एम्पायर इंडस्ट्रियलाइजेशन को उतने अच्छे से अपना नहीं पाया था। फिर फरवरी महीने के अंदर रशिया में होता है एक रेवोल्यूशन जिसको आज हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कहते हैं। और इसी रेवोल्यूशन के बाद यानी मार्च 1917 में रशियन एम्पायर के राजा जार निकोलस II को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है। जब राजा ने गद्दी छोड़ी, जब उन्होंने एब्डिकेट किया, उसके बाद रशिया को संभालने की जिम्मेदारी आई एक प्रोविजनल गवर्नमेंट पे। पर यह गवर्नमेंट भी रशिया के इंटरनल स्ट्रगल्स, उनकी इकोनॉमिक हालत और वर्ल्ड वॉर में जो उनकी हालत थी उसको इंप्रूव नहीं कर पा रहे थे। और इस सब के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा था। यूरोप के अंदर जर्मन्स दो फ्रंट पे लड़ रहे थे, वेस्टर्न फ्रंट पे फ्रांस और ब्रिटेन और ईस्टर्न फ्रंट पे रशियन एम्पायर। तो जर्मन्स भी चाहते थे कि रशियंस लड़ाई से बाहर निकले और इसीलिए फिर जर्मन्स ने रशियंस को हेल्प की रेवोल्यूशन करने के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और इस तरह से उन्होंने एक रशियन नेता व्लादिमीर लेनिन को अपनी ट्रेन में बैठा के सीक्रेटली ट्रांसपोर्ट किया और उनको रशिया तक पहुंचाया। और फिर बोल्शेविक्स का एक ग्रुप था जिनको लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट को पावर से हटा के खुद अपने हाथ में पावर ले ली और ये जो नई गवर्नमेंट बनी इसके हेड थे व्लादिमीर लेनिन। पर अभी भी सोवियत यूनियन नहीं बना था। जब व्लादिमीर लेनिन पावर में आए उसके कुछ सालों के बाद फिर फाइनली सोवियत यूनियन बना। अब सोवियत यूनियन बनने के पहले हम बात कर रहे हैं साल 1918 की। लेनिन की गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्टर थे, इनका नाम था एनाटोली लुनाचार्स्की। ये कॉमिसेरिएट फॉर एजुकेशन के हेड थे और इन्होंने लेनिन के साथ मिलके एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। ये कंपटीशन था इस नए सोवियत रिपब्लिक की एक ऑफिशियल सील बनाने का। उन्होंने कंपटीशन आर्टिस्ट्स और डिजाइनर्स के लिए ओपन रखा, जो भी चाहे वो अपनी एंट्री भेज सकता था सोवियत रिपब्लिक के ऑफिशियल सील के डिजाइन के लिए। कुछ ऐसा ही इंडियन गवर्नमेंट ने किया था साल 2009 और 10 में, जब उन्होंने इंडियन रुपी का ऑफिशियल सिंबल बनवाया था। उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक पब्लिक में ओपन कंपटीशन कराया था कि आप रुपी का सिंबल क्या होना चाहिए, इसके लिए अपने डिजाइन भेजिए। इस कंपटीशन के अंदर IIT बॉम्बे से PhD किए हुए डॉक्टर उदय कुमार के सिंबल को चुना गया और वही सिंबल आज दुनिया भर में हम इंडियन रुपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जब सोवियत रिपब्लिक ने ये कंपटीशन कराया था तो उसमें बहुत सारी एंट्रीज आई, पर जिस एंट्री को फाइनली चुना गया उसमें एक क्रॉस्ड हैमर और सिकल था, एक गेहूं की बाली का गुच्छा था, एक उगता हुआ सूरज और एक सीधी खड़ी तलवार थी। अब यहाँ पे एक दिलचस्प बात है, ये कंपटीशन शुरू होने के कुछ समय पहले सोवियत रिपब्लिक अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकला था। उन्होंने जर्मनी के साथ एक संधि की थी जिसको ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क कहते हैं और इस संधि के बाद उन्होंने कह दिया था कि अब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स के साथ नहीं देंगे, वो वॉर से बाहर है। तो इसीलिए लेनिन अपने देशवासियों को और दुनिया भर में ये चीज कन्वे करना चाहते थे कि सोवियत रिपब्लिक शांति प्रिय या शांति प्रियता के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए जब उन्होंने इस डिजाइन में खड़ी तलवार को देखा तो लेनिन ने कहा कि ये डिजाइन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तलवार है, हम वायलेंस को नहीं दिखाना चाहते सोवियत रिपब्लिक के साथ। और इसी वजह से इस डिजाइन में से तलवार को निकाल दिया गया। जो बाकी एंट्रीज आई थी इस कंपटीशन के लिए उसमें और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन थे। उसमें से एक रिजेक्टेड एंट्री थी ग्राफिक आर्टिस्ट सर्गे शेकुनिन की, जिसमें एक प्रेजेंट वुमेन सिकल और स्पेड पकड़ के खड़ी है और उसके सामने एक मेल वर्कर था
जो स्लेज हैमर और कैडुसियस होल्ड करके खड़ा था। ये एक तरह का लंबा सा वॉन्ड या स्टाफ जैसा होता है, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में गैंडल्फ पकड़ता था। इस स्टाफ का सबसे नोटवर्दी फीचर है कि उसके ऊपर 2 सांप हैं जो ऐसे आपस में लिपटे हुए हैं। ये साइन दरअसल ग्रीक मैसेंजर गॉड हर्मीस का सिंबल था, जो जनरली मैसेंजर्स या ट्रेड या कॉमर्स के साथ लोग जोड़ते थे। आप ही नोटिस करेंगे कि ये जो कैडुसियस है और एक विंग्ड हेलमेट 19th और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो ट्रेड यूनियंस होते थे अक्सर यूरोप के, उनके बैनर्स पे आपको ये साइन नजर आएगा। एक और आर्टिस्ट थे येवजेनी कामजोल्किन, इन्होंने एक डिजाइन बनाया था पर इसमें सिर्फ एक क्रॉस्ड हैमर और सिकल था और पीछे रेड बैकग्राउंड था। 10 जुलाई 1918 को सोवियत रिपब्लिक ने फॉर्मली अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने अपने कोट ऑफ आर्म्स के बारे में ऑफिशियली ये कहा है कि द कोट ऑफ द आर्म्स ऑफ द रशियन सोशलिस्ट फेडरेटेड सोवियत रिपब्लिक consists of a red background on which a golden sickle and hammer are placed in sun rays and surrounded by a wreath. इस डिजाइन के नीचे एक स्लोगन था जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ये स्लोगन बोल्शेविक्स के ग्लोबल सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। पर सोवियत रिपब्लिक ने इतने सारे सिंबल्स में से इस हैमर और सिकल को ही क्यों चुना? इसके पीछे भी एक गहरा मीनिंग छुपा हुआ है। कार्ल मार्क्स, जो कि 19th सेंचुरी के एक फिलोसोफर और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, उन्होंने 1848 में एक पैम्फलेट निकाला था जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उन्होंने कहा था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी 2 मेन हिस्सों में डिवाइडेड होती है। एक होता है बर्जुआजी और दूसरे होते हैं प्रोलेटेरिएट। बर्जुआजी वो लोग होते हैं जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शंस के मींस को कंट्रोल करते हैं। ये लोग जनरली फैक्ट्रीज, जमीन और रिसोर्सेज के ओनर्स होते हैं और अपने हिसाब से प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये वो लोग होते हैं जो मजदूरों और लेबरर्स की मेहनत से प्रॉफिट और पावर कमाते हैं और ज्यादातर कंट्रोल हमेशा उनके पास ही रहता है। दूसरे होते हैं प्रोलेटेरिएट और इसमें जनरली वर्किंग क्लास के लोग होते हैं, यानी वो लोग जिनके पास कोई ओनरशिप नहीं होती और ये बर्जुआजी के लिए काम करते हैं। इसीलिए जनरली वो इकोनॉमिकली वीक होते हैं और अक्सर उनके ऊपर अत्याचार होता है। इसमें जनरली वर्किंग क्लास के लोग जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स और लेबरर्स आते हैं। तो सोवियत रिपब्लिक के झंडे के अंदर ये हैमर और सिकल इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि इस सिंबल के अंदर हैमर दिखाता है वर्किंग क्लास के लोगों को, ऐसे लोग जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी वजह से बर्जुआजी इतने पावरफुल हो जाते हैं, तो उनको दिखाता है ये हैमर। और सिकल दिखाता है एग्रीकल्चरल वर्कर और पेजेंट्स को, जो लोग खेती करते हैं। तो बोल्शेविक्स जिन्होंने ये पूरा रेवोल्यूशन किया था रशिया के अंदर, वो एक ऐसा सिंबल चाहते थे जिनमें इन दोनों सिंबल्स का यूनियन हो, एक हैमर और एक सिकल, जहां पे हम वर्किंग क्लास के लोगों को और एग्रीकल्चरल वर्कर्स को कंबाइन करें और वही सिंबल जनता को यूनाइट करेगा। सोवियत रिपब्लिक का गोल ये था कि वो एक ऐसी सोसाइटी बनाए जहां पे वर्किंग क्लास और पेजेंट्री दोनों को प्रोडक्शन के मींस पे कंट्रोल हो और जहां क्लास डिविजन्स ना हो, और इसीलिए ये हैमर और सिकल का सिंबल उनके लिए एकदम सही था। पीछे जो रेड बैकग्राउंड है उसका भी एक मतलब है। रेड जनरली सैक्रिफाइस और ब्लड शेड को दिखाता है, तो इस रेड कलर को यूज करके वो वर्किंग क्लास के लोग और पेजेंट्स के स्ट्रगल को दिखाना चाह रहे थे। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के 1 साल के बाद कुछ लीड बोल्शेविक्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या जनरली कॉमिंटर्न कह देते हैं। इसका गोल था कि दुनिया भर में प्रोलेटेरियन रिवोल्यूशंस को उन देशों की कम्युनिस्ट पार्टीज के थ्रू सपोर्ट करना, और इसी की वजह से देखते ही देखते ये जो हैमर और सिकल का सिंबल था वो यहां से शुरू होकर दुनिया भर में कम्युनिज्म के साथ जोड़ा जाने लगा। ये हैमर और सिकल सोवियत यूनियन का ऑफिशियल फ्लैग रहा 1991 दिसंबर तक, और दिसंबर में जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए और 15 अलग अलग रिपब्लिक बन गए, उसमें सबसे बड़ा था रशिया, और तभी रशिया ने एक दूसरा फ्लैग अपना लिया जो आज भी वो लोग यूज करते हैं। पर यह बात बिल्कुल सही है कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भी ये हैमर और सिकल का सिंबल कम्युनिस्ट पार्टीज किसी न किसी तरह से दुनिया भर में इस्तेमाल करती रही। आप चाइना में देखेंगे, वियतनाम में देखेंगे, ये सिंबल आपको वॉर टाइम में या पीस टाइम में भी पॉलिटिकल पार्टीज में या कई बार मिलिट्री लीडरशिप के झंडों पे भी नजर आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।